Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें एक टॉपिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने जो आवेश की खोज की, पॉजिटिव निगेटिव आवेश के बारे में बताया। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानने वाले हैं। अब बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा, इस बात का दावा हमारा है। और अगर नहीं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये हम कैसे कहें, ये आपको बेहतरीन वीडियो आज की होगी। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की है और इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट खोज करके अच्छा एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो चलिए बिना लेट करते हुए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानते हैं, क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया और क्या क्या उनकी लाइफ बायोग्राफी रही। कुछ चीजें हम लोग आज इसमें जानने वाले हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही संदेशप्रद होगा ये आज की वीडियो, बहुत मैसेज इसमें अच्छी होगी। और आप जान ही रहे हैं मेरी उत्सुकता से, मेरी जितना मैं उत्साहित हूं इसको आप समझ ही पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानते हैं। ये कौन थे? वैज्ञानिक बहुत हुए, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को हमने इसलिए लाया क्योंकि इनका जो लाइफ है बहुत जबरदस्त रहा। इतना वर्सेटाइल कोई कैसे हो सकता है, ये आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, क्या है इनका स्टेटमेंट देखिए। अपनी असफलता पर हताश होने के बजाय, अपनी असफलता पर हताश होने के बजाय आप यह भी सोच सकते हैं, अपनी असफलता पर हताश हो जाएं, उसके बदले में आप यह भी सोच सकते हैं, क्या मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने एक और ऐसे गलत तरीके का पता लगा लिया है जो तरीका सफलता के रास्ते में बाधा है, और अगली बार इस गलत तरीके का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा तो जरूर मुझे सफलता भी मिलेगी। मतलब अगर आप असफल हो गए हैं तो निराश मत बैठिए, उसके बजाय यह सोचिए कि मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने एक और ऐसे गलत तरीके का पता लगा लिया है जो तरीका सफलता के रास्ते में बाधा है। जो आपसे मिस्टेक हुई उस बाधा को छोड़िए, वह एक गलत रास्ता था जो सफलता के रास्ते में बाधा बना है ना, रास्ते में बाधा है, और अगली बार इस गलत तरीके का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। इस जो गलत तरीके का इस्तेमाल किया, मैं अगली बार इस गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो जरूर मुझे सफलता मिलेगी। मतलब निराशा नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, मिलेगी। ये अद्भुत विचार मेरे नहीं है, ये बल्कि ये महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैं। ये अद्भुत विचार मेरे नहीं है मित्र, ये किसके हैं? महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार हैं, है ना। मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने एक और ऐसे गलत तरीके का पता लगा लिया है जो तरीका सफलता के रास्ते में बाधा है, और अगली बार इस गलत तरीके का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा तो जरूर मुझे सफलता भी मिलेगी। ये अद्भुत विचार बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैं। तो चलिए आज हिंदुस्तान में जो हमारी नोट होती है, जो रुपये की नोट होती है, उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। उसी प्रकार अमेरिका की जो नोट होती है $100 वगैरह की, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर होती है। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक तो थे ही साथ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही राइटर भी थे। मतलब क्या कहें, बहुत वर्सेटाइल है, 5-6 भाषाओं के ज्ञाता भी थे। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग बहुत ही अदा धरती पर जन्म लेते हैं। और ये आज जो दुनिया भर की स्कूलों में एक जो मेथड सिखाई जाती है, जो एक प्रयोग बताया जाता है, वह आवेश को लेकर के, कि इसकी पतंगों के लेकर के जो प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, उस प्रयोग को दुनिया के स्कूलों में, दुनिया के कॉलेजों में तमाम शिक्षक इसको पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी इस बात को जानते हैं। तो वह प्रयोग जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का था, जिससे कि चार्ज की, आवेश की खोज हुई, जिसके द्वारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की भी बातें सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही की। तो इन चीजों का रिसर्च हुआ उस एक्सपेरिमेंट के बदले, और उसी एक्सपेरिमेंट से वो मशहूर हुए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का लोग उसको जाना। और ये बहुत बड़ा उनका समझ सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा दुनिया वालों के लिए, जो उन्होंने सबसे पहले आवेश की खोज की। आज आप हमको सुन रहे हैं, आज आप दुनिया भर की चीजों को देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी कड़ी थी उसके आविष्कार की, जहां से ये चीजें ये जो है स्टार्ट हुई, आरंभ हुई। फ्रैंकलिन का प्रयोग मानव जाति के इतिहास के लिए और मानव जाति की भविष्य के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही लाजवाब रहा। आज भविष्य में जो इतना बिजली की खोज, ये चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही देन मानी जाती है। दुनिया में 3 खोजें हुई, एक आग की, एक खेती की और एक पहिए की। इन तीनों आविष्कार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आग का आविष्कार, खेती का आविष्कार और पहिए का आविष्कार। उसके बाद सिर्फ इन तीनों आविष्कार ने तो दुनिया तो हिला ही दी, लेकिन इन तीनों ही आविष्कारों से सिर्फ मानव का जो है सब कुछ पूरा नहीं हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे आविष्कारों की आवश्यकता होती है, और उन आविष्कारों में बेंजामिन फ्रैंकलिन का आविष्कार शामिल है। 3 महत्वपूर्ण हो गया।
इनका जन्म जो है 17 जनवरी 1706 ईस्वी को अमेरिका के बोस्टन मैसाचुसेट मिल्क स्टेट में हुआ, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म कब हुआ? 17 जनवरी 1706। 17 जनवरी 1706 ईस्वी को बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म अमेरिका के बोस्टन मैसाचुसेट मिल्क स्टेट में हुआ। इनके पिता का नाम था फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पिता का नाम क्या था? फ्रैंकलिन। और माता का नाम ओबिया फ्रैंकलिन। माता का नाम क्या था? ओबिया फ्रैंकलिन था। और इनके पिता ने 2 शादियां की थी, है ना। 2 शादियां की थी जिसमें 17 बच्चे थे और ये 15वें नंबर पे थे। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इनका क्रम 15 था बच्चों की संख्या के अनुसार, तो इनका क्रम जो है 15 था। और इनके पिता का नाम जोसेफ फ्रैंकलिन था। जोसेफ फ्रैंकलिन, हमने गलती से फ्रैंकलिन बता दी, तो इनके पिता का नाम जोसेफ फ्रैंकलिन और माता का नाम ओबिया फ्रैंकलिन था। 2 शादियां की थी इनके पिता ने, जिसमें 17 बच्चे थे। उनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो क्रम था वह 15वें स्थान पर थे। और कहा जाता है कि इतने सारे बच्चों के होने के कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत चरमरा गई, क्योंकि एक आदमी कमाने वाला और सबका जो है भरण पोषण कर पाना वो संभव नहीं था। तो इसलिए इनकी पढ़ाई जो है बचपन में ही बाधित हो गई। बचपन में ही जो है इनको पढ़ाई से धीरे धीरे हटा दिया गया। और इनके बड़े भाई जिस उद्योग में कार्य करते थे वो छपाई का था, उसमें इनको लगा दिया गया। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। लेकिन उसमें लगाने के बावजूद भी इन्होंने अपना जो है एक जो बच्चे की जो कोई एक प्रतिभा होती है वह लोग चाहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं निखारते रहें, तो वह उनके पीछे लगे रहे, है ना, और उसमें तन्मय ढंग से लगे रहे। कहा जाता है कि उस समय जब ये थोड़े बड़े हो गए, जब वहाँ भाई के साथ काम करते करते कुछ बड़े हो गए, तो ये लंदन चले गए। और लंदन में भी जाकर के एजुकेशन वगैरह जो वहाँ की थी वहाँ भी उन्होंने कुछ ग्रहण किया। और लंदन में जिस समय ये थे उस समय की घटना थी कि लंदन की जो चर्च होती थी, चर्च के ऊपर जो क्रॉस बना होता था ईसा मसीह का, जो आप ये क्रॉस जानते होंगे, ये क्रॉस जो होता है चर्च के ऊपर जो ये क्रॉस लगी होती है, इस क्रॉस के ऊपर मैक्सिमम जो है बिजलियां गिर जाया करती थी। ये जो ठनका होता है इसको थंडर बोलते हैं, वो थंडर मैक्सिमम जो है इस पर गिर जाया करती थी। और इससे क्या होता था, वो इमारत ध्वस्त हो जाती थी। मतलब कि वह, अब मान लीजिए किसी भी इमारत के ऊपर जब गिर जाएगा थंडर तो क्या हालत होगा। और वो चूंकि क्रॉस जो होता था वो सबसे हाइट पर होता था और ये मेटल की होती थी, जिससे क्या होता था कभी कभी इसके ऊपर जो है ज्यादा, जहां पर चर्च होता था वो एक तो हाइट पर होती थी, दूसरा क्या उसके ऊपर क्रॉस लगा होता था। इससे क्या होता था, बिजलियां आसानी से गिर जाती थी। और लंदन की जो है, लंदन के न्यूज में ये मैक्सिमम आता था कि मैक्सिमम चर्च पर ही एक बिजलियां क्यों गिरती है, ये सवाल उठने लगा था। पादरियों ने कहा कि हम लोग प्रार्थना में भूल करते हैं, इसलिए ईश्वर नाराज हैं और उसके रीजन से हमारे ऊपर जो है ये सब हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है, ये प्रकोप झेलना पड़ रहा है। तो पादरियों का मानना था कि ये एक दैविक प्रकोप है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना इससे सीधा उल्टा था, वो इसको एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। तो यह जो है उसमें लंदन की चर्च की इमारत पर क्रॉस पर बार बार ये गिरना, तो पादरी ने कहा कि ये कोई ना कोई समस्या है जो हमसे हो रही है, जो प्रार्थना में कोई ना कोई भूलें हुई, जिसका नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बाद में उस वक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपने विचार दिए, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज होता है, जिसकी वजह से, जिसके अट्रैक्शन की वजह से ये आवाज़ें होती है, ये ठनका गिरता है या इस तरह थंडर गिरता है। तो पादरियों ने इसका मजाक बनाया, साथ में इसको बेइज्जत किया। इतना बेइज्जत किया कि इन्होंने चाहा कि क्यों ना हम इस चीज़ का खोज जो है हम इस पर रिसर्च करें, इसके ऊपर प्रयोग करें कि आखिर ये कैसे होता है। और उन्होंने पादरियों से ये विनती की कि हमको जो है इस चर्च के छत पर, चर्च की इमारत पर जो है चढ़ने का मौका दिया जाए, हम वहाँ से जो है कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। पादरियों ने इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी और साथ ही बेइज्जत करके उस सभा से निकाल दिया। मतलब कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात सिरे से खारिज कर दी गई, वो नहीं मानी गई, है ना। तो और कहा जाता है कि उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश की बात कहने वाले ये दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। उन्होंने अपनी बातों को सिद्ध करना चाहा था, वो सिद्ध करना चाहा और पादरियों से इजाजत ली, लेकिन किसी ने भी उसको जो है ये वो करने के लिए नहीं दिया। मतलब कि वो चाहते थे कि हम चर्च की इमारत पर चढ़ें और वहां से प्रयोग करें, लेकिन वह किसी ने इजाजत नहीं दी। और साथ ही वो इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि बिजली जो है, ये बिजली का थंडर जो है, यह बादलों की जो है आपस में टकराहट होने के कारण होती है, यह एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन इस पर उसको, इस चीज को प्रूव करने का उसके पास कोई साधन नहीं था, जिसके लिए वो पागल होते थे और बहुत सारा, मतलब दिन भर उसके ऊपर लगे रहते थे कि मैं किस प्रकार जो है इस बात को सिद्ध कर सकूं। ये जो चीजें उसको समझ में आई थी वह उसको सिद्ध करने के ऊपर पूरा लग गया था कि हम इसको सिद्ध करके दिखा दें ताकि सबकी जो है बोलती बंद हो जाए। तो उसमें जो है
ऊंची इमारत की जरूरत थी, पर पादरियों ने चर्च पर इनको चढ़ने का मौका नहीं दिया और नहीं कहा कि यहां से प्रयोग नहीं कर सकते और मना कर दिया। फिर बाद में क्या होता है, उसके दिमाग में जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में एक बहुत ही बेहद जोखिम भरा सवाल, जोखिम भरा आइडिया आया। वो आइडिया जोखिम भरा ये था कि क्यों ना इस इमारत से या नीचे से ही एक ऐसी पतंग बना दी जाए जो कि उस बादलों को टच कर ले, मतलब जो बादल आकाश में उड़ रहा है वहां तक, उस ऊंचाई तक उस पतंग को पहुंचा दिया जाए और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सिद्ध करके बताएंगे कि वह जो है एक चार्ज ही है। इस बात को उन्होंने सिद्ध करना चाहा, लेकिन पतंग तो चर्च के इमारत से भी दूर जा सकती है, यह बात उसके दिमाग में चल रहा था। और अगर उससे भी दूर जा सकता है तो क्यों ना हम वहां से जो प्रयोग करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। वो बादलों के बीच में पतंगों को भेजना चाहते थे और वो भेजे भी, बाद में प्रयोग भी हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। क्यों ना पतंग उड़ाकर ही अपनी बात को साबित की जाए, यह उन्होंने चाहा। और जून 1752 में महान एक्सपेरिमेंट हुआ। जून 1752 में महान एक्सपेरिमेंट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुए तो जितने भी वैज्ञानिकों से उन्होंने, जो उसके मित्र बंधु थे, सबसे प्रयास किया कि सब मदद कीजिए मेरा, लेकिन एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ खड़े हो, क्योंकि उसको जान का डर था। और ये आसान एक्सपेरिमेंट नहीं थी, ये एक बहुत ही जोखिम भरा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन फिर भी जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन बाज नहीं आए। लेकिन कहता है कि अपने तो अपने होते हैं। उसके अपने पुत्र विलियम, उन्होंने अपने पिता का साथ दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ खड़े हुए और कहा कि पिताजी मैं आपका साथ दूंगा। और विलियम और उस बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों ने मिलकर यह प्रयोग किया, है ना। तो इसके साथ कोई, इस जोखिम भरे प्रयोग के लिए कोई वैज्ञानिक तैयार भी नहीं हुआ। फिर बाद में उसका बेटा जो है विलियम तैयार हुआ। और अब देखिए, अब यहां से उठता है कि उन्होंने क्या प्रयोग किया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या प्रयोग किया यह मैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मित्र उन्होंने जो प्रयोग किया वह बहुत ही लंबा है। उसको मैं एक एक करके समझाने का भी प्रयास करूंगा। और मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो के बाद वाले वीडियो को देखते हैं, ये नहीं समझिएगा कि हम सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें मैं इस चीज को बताऊंगा कि वो किस तरह से हुआ, और क्रम बाई क्रम ढंग से एक एक करके, कोई ऐसा पॉइंट नहीं लूंगा जो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। वह एक एक कदम से मैं उसको एक एक स्टेप बाय उसको समझाऊंगा अगली वीडियो में कि वह प्रयोग उन्होंने कैसे किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और जो है ये जो बातें मानी जाती है उसको एक आवेश के रूप में क्यों माना गया, यह भी हम लोग देखेंगे कि बादल को आवेश क्यों कहा गया। तो इस प्रयोग से उत्साहित होकर उन्होंने तड़ित चालक की भी खोज की। बाद में जो है जब उन्होंने इसका खोज कर लिया, पतंग के एक्सपेरिमेंट से बात मालूम हो गई कि वहाँ आकाश में जो है बादल, वो चार्ज है, आपस में टकराते हैं, उससे चार्ज उत्पन्न होती है, वो थंडर के रूप में गिरता है। तो उसके बाद उन्होंने उस प्रयोग से खुश होकर, उससे उत्साहित होकर के बाद में जो है तड़ित चालक की भी खोज की, लाइटनिंग कंडक्टर की भी खोज की। आज दुनिया के मशहूर बड़े बड़े बिल्डिंग में जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर ये लगी होती है, जिसको आप बोलते हैं तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर। उसको कहीं कहीं फ्रैंकलिन कंडक्टर, फ्रैंकलिन रॉड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी रॉड होती है जो बड़े बड़े अपार्टमेंट के ऊपर लगा दी जाती है और उसको सीधा ला करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब कोई थंडर वगैरह गिरती है तो वो रड जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस भवन को बर्बाद होने से बचाती है, क्योंकि जितना भी चार्ज होता है वो उस रड पर आ जाती है। और रड पर आने का कारण क्या होता है, रड जो जमीन से निगेटिव चार्ज, चूंकि जमीन में निगेटिव चार्ज होती है, इसलिए वो चार्ज जो है सीधा जमीन के अंदर समा जाती है और कोई भी नुकसान छत को नहीं होता है या किसी भी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। आज आप बड़े बड़े अपार्टमेंट में देखिएगा, जहां भी भवन निर्माण होती है वहां इस चीज का ध्यान रखा जाता है और लाइटनिंग कंडक्टर को वहां पर लगाया जाता है, फ्रैंकलिन रॉड को या कह सकते हैं तड़ित चालक को वहां पर लगाया जाता है। तो बिजली इस छड़ के माध्यम से जमीन में इन कर जाती है और इसे फ्रैंकलिन छड़ भी कहते हैं। घरों में गर्म करने वाले स्टोव का आविष्कार, घर को गर्म रखने के लिए एक स्टोव का आविष्कार, यह आविष्कार भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है ना। घर को गर्म करने वाले स्टोव का आविष्कार भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। साथ ही एक बात कही जाती है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को आंख में प्रॉब्लम था, तो वो जो है बुक पढ़ने के लिए एक अलग चश्मे का इस्तेमाल करते थे और दूर की वस्तु को देखने के लिए एक अलग चश्मे का इस्तेमाल करते थे। इससे वो परेशान हो जाते थे, कभी बुक पढ़ना हो तो चश्मा बदलना पड़ता था, कभी दूर देखना हो तो चश्मा बदलना पड़ता था। वो चाहते थे कि एक ऐसा चश्मा बना दें जिससे कि दूर की भी वस्तु को देखें और नजदीक की भी वस्तु को देखें। और बाद में उन्होंने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया। वह बाइफोकल लेंस ऐसा था जो एक ही चश्मे से दोनों ही काम होता था। अगर उसी चश्मे से आप देखें तो आप दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं और उसी चश्मे से आप बुक नजदीक में रख के बुक भी पढ़ सकते हैं। मतलब दोनों ही काम जो है एक ही बाइफोकल लेंस से किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने जो है बाइफोकल लेंस का आविष्कार भी किया और बाइफोकल लेंस के आविष्कार का श्रेय भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता था। और उस चश्मा को बनाने के बाद उसकी जो है समस्या खत्म हो गई। वो एक ही चश्मे से दोनों काम करते थे, उनको चश्मा बदलना नहीं पड़ता था। यह भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत बड़ी आविष्कार मानी जाती है। समुद्री धाराओं पर शोध, समुद्री धाराओं पर भी बहुत सारा खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया
और इतने खोज होने के बावजूद भी सबसे बड़ी खासियत जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी वह थी कि वह किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं करवाते थे, है ना। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने कोई आविष्कार अगर उन्होंने किया तो उसका पेटेंट वो नहीं करवाते थे। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड आता है पेटेंट। पेटेंट का अर्थ क्या होता है? पेटेंट का मतलब अगर हमने कोई आविष्कार किया तो वो उसका कॉपीराइट मेरे ऊपर है, हम उसका जो है ये सारा श्रेय हमको आता है, हम बिना मेरे आदेश का कोई उसका जो है उस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं कर सकता। इस तरह का एक अधिकार होता है जिसको पेटेंट कहते हैं। अगर समझने के लिए आप चाहते हैं तो देखिए पेटेंट क्या होता है, हम बताते हैं आपको। पेटेंट है एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक की अनुमति के करता है तो ऐसा कानूनन अपराध माना जाता है। यह था पेटेंट कि आप बिना उसके अनुमति का उस चीज का यूज, उस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं बिना जो उसके आविष्कार किए हैं उसका। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आविष्कार किया उसका पेटेंट कराया ही नहीं। मतलब क्या आप कर सकते हैं, आपको यूज करना है, जो करना है कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इस बात का कोई दावा नहीं किया कि ये सिर्फ मेरा ही आविष्कार है। आविष्कार तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही था, लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया। और अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि हम दूसरों के आविष्कार से काफी आनंद लेते हैं, वैसे ही दूसरों को भी अपनी आविष्कार से आनंद देना चाहिए और यह सेवा हमें खुशी खुशी उदारता पूर्वक दूसरे को देना चाहिए, दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। मतलब क्या, उन्होंने अपनी जो है आत्मकथा में यह बात भी लिखी कि जो आविष्कार हम दूसरे के आविष्कार का लाभ लेते हैं, तो जो आविष्कार हम करते हैं उसका भी आविष्कार दूसरे खुशी खुशी लें। वो हमें इस बात से हमें खुशी होना चाहिए, यह सेवा हमें उदारता पूर्वक देनी चाहिए कि क्योंकि जब हम किसी के आविष्कार का लाभ उठाते हैं तो कोई हमारा भी उठाए। तो यह जो है उनका उदारवादी चरित्र था, जिनके कारण उन्होंने जो है किसी भी अपने आविष्कार का पेटेंट नहीं करवाया। और ये वैज्ञानिक के अलावा बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। 4 जुलाई 1776 को आप जानते हैं अमेरिका आजाद हुआ और उस आजादी के घोषणा पत्र पर अमेरिका में 4 व्यक्ति का हस्ताक्षर हुआ और उन 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हस्ती था ये अपने समय के। तो 4 जुलाई 1776 को प्रसिद्ध घोषणा पत्र में 4 व्यक्ति का साइन हुआ जो अमेरिका की जिस पर नींव पड़ी, उस 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे। और 1787 में, है ना, 1787 में अमेरिका के संविधान निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, है ना। 1787 में अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन का रहा। और ये जॉर्ज वाशिंगटन के बाद दूसरा स्थान इसको अमेरिका में मिला। किसी मामले में ये जॉर्ज वाशिंगटन से भी आगे हैं, लेकिन इसको जॉर्ज वाशिंगटन के बाद दूसरा, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट जो हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन है और उन्हीं के नाम पर उसकी राजधानी का नाम जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे। यह भी बहुत ही, आप जानते हैं जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति हुए, तो उनके नाम पर है। तो विज्ञान और राजनीति का साथ देते हुए 17 अप्रैल 1790 को, है ना, विज्ञान और राजनीति का साथ देते हुए 17 अप्रैल 1790 को इनका निधन हो गया। 17 अप्रैल 1790 को, 1706 में जन्म हुआ और 1790 में निधन हुआ। 84 ईयर, 84 साल जिंदा रहे। महान वैज्ञानिक और महान राजनीतिज्ञ, है ना, महान वैज्ञानिक और महान राजनीतिज्ञता के साथ अमेरिका को योगदान देने के कारण महान वैज्ञानिक, महान राजनीतिज्ञ, महान राइटर भी हैं और महान भाषाविद भी थे, क्योंकि ये 5-6 भाषा जानते थे। साथ ही वायलिन एक्सपर्ट थे, वीणा बजाने में एक्सपर्ट थे। इनकी बायोग्राफी जब आप इनके कुछ खासियत को जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस क्षेत्र के ज़्यादा मतलब एक बेहतर खिलाड़ी हैं। लगता है हर क्षेत्र के बेहतर खिलाड़ी हैं। अब बताइए, वीणा, वायलिन, आप समझ सकते हैं, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक भी और साथ ही बहुत बड़े राइटर भी। ये बहुत तरह की खूबियाँ जो है इनमें विद्यमान थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के में। और इनके साथ साथ इतने उदार चरित्र के व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने आविष्कार पर भी पेटेंट नहीं करवाया। सोचिए कितना ये है। तो ये ग्रेट ऐसे ही कोई आदमी नहीं हो जाता है। तो महान वैज्ञानिक और महान राजनीतिक के साथ अमेरिका को योगदान देने के कारण, है ना, फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को द फर्स्ट अमेरिकन भी कहा जाता है, द फर्स्ट अमेरिकन भी कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को द न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूटन भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। द पेट्रॉन सेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को द पेट्रॉन सेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। द प्रोफेट ऑफ टॉलरेंस, द प्रोफेट ऑफ टॉलरेंस भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। तो ये सभी बेंजामिन फ्रैंकलिन के निक नेम थे। इसमें सबसे जबरदस्त जो है फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो यह जो है आज हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को पढ़ा
और इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग को देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और इसका पुत्र विलियम ने जो प्रयोग किया वह किस प्रकार एक पतंग से प्रयोग किया, और उस प्रयोग का मतलब सिर्फ ये था कि बादलों से जो बिजली का आसमानी ठनके का या आसमानी थंडर का जो गिरना है वह एक प्राकृतिक घटना है। बस यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया। उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बेहतरीन ढंग से देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।